नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके लोकप्रिय चैनल वाईफाई समर्पण में। पीछे के टॉपिक में हमने बातें की थी जैव विकास के बारे में। आज बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज का जो टॉपिक रहेगा राजस्थान पुलिस, पटवार, रेलवे, एसएससी, रीट और जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है जनरल साइंस के पार्ट में, इसमें से एक न एक उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो साथी जुड़े हुए हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। देखो, आज की बात करेंगे टॉपिक के बारे में, तो रहेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, इसको समझाने से पहले मैं भौतिक परिवर्तन समझाऊंगा, उसके बाद में आपको रासायनिक परिवर्तन समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूँ भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और उसके बाद में बात करूंगा केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहे। भौतिक परिवर्तन आपका नंबर 1 ले लेता हूं मैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं। भौतिक परिवर्तन, देखो नाम से पता होता है कि भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें केवल भौतिक अवस्था में बदलाव आता है, जिसमें केवल और केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन। अब भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? उसका रंग हो सकता है, उसका रूप हो सकता है, उसकी अवस्था हो सकता है, उसका घनत्व हो सकता है, उसका तापमान हो सकता है। ये सभी भौतिक अवस्था कहलाती है। लेकिन रासायनिक गुणों में अगर परिवर्तन नहीं आता तो उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक गुण चेंज नहीं होने चाहिए। अब देखो, मैं उदाहरण के लिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि जो पदार्थ होता है वो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन। सभी समझने का और दोबारा प्रयास। ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था प्लाज्मा में पाई जाती है और प्लाज्मा अंतरिक्ष में पाई जाती है। और फिर 5वीं अवस्था आती है बॉस-आइंस्टीन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ठोस से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। हम लेते हैं सबसे पहले ठोस। क्या लिया हमने? ठोस लिया। अब ठोस में आपका बर्फ हो सकती है, नौशादर हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कपूर हो सकता है, कोई भी ठोस पदार्थ जिसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए? ठोस। अब देखो, इस ठोस को मैंने गर्म किया। क्या किया? गर्म। अगर किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हो और गर्म करने से वो पिघलता है, क्या होता है? ठोस पदार्थ को गर्म करते हो और गर्म करने से वो पदार्थ पिघलता है, यानी उसका पिघलना शुरू हो जाता है। जब ठोस पदार्थ को गर्म करने से वो पिघलता है तो वह ठोस से अवस्था बदल के द्रव अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में आ जाता है। अब बात कर रहे हैं द्रव अवस्था की। अगर किसी द्रव पदार्थ को, जिसकी अवस्था द्रव है, ठीक है ना, द्रव पदार्थ को आपने फिर उसको गर्म किया, इसको आपने क्या किया? गर्म किया। द्रव पदार्थ को गर्म करने से उसका वाष्प बनता है। क्या होता है? वाष्प बनता है, जिसको हम बोलते हैं वाष्पन होता है, जैसे जल का वाष्पन होता है। ठीक है, द्रव पदार्थ को गर्म करने से उसका वाष्पन होता है और द्रव पदार्थ गर्म करने से वो किस अवस्था में आ जाता है? वो गैस अवस्था में आ जाता है। इसको देखो, हम लेते हैं पहले जल। क्या लिया हमने? जल लिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जल के बारे में बात कर रहा हूं। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अणु सूत्र या अणु जो आप रासायनिक सूत्र कह सकते हो, क्या होता है? H2O होता है। जल किस अवस्था का है? अभी द्रव अवस्था का है, लेकिन इसका हम ले लेते हैं बर्फ। और बर्फ का अणु सूत्र क्या होता है? H2O ही रहता है। यानी आपने पहले बर्फ लिया, बर्फ को गर्म किया, तो बर्फ किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। गर्म किया तो किस अवस्था में आ गया? जल अवस्था में आ गया, यानी पानी बन गया। और इस जल को आप फिर गर्म करो। क्या करो? जल को आप गर्म करो। जल को गर्म करने से उसकी क्या बन जाती है? भाप बन जाती है। तो देखो, 3 बातें, बर्फ, जल और भाप, तीनों के अंदर इसका अणुसूत्र H2O ही रहता है। इसका मतलब किस में बदलाव आया? केवल उसकी अवस्था में बदलाव आया। यह अवस्था में बदलाव ही क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। देखो, अब देखो, गैस की मैं बात करूं। इस गैस को आपने गर्म किया, ठीक है, गैस आपने द्रव को गर्म किया, गैस बन गई। अब गैस को वापस ठंडा करो। क्या करना है? ठंडा किया। और ठंडा करने को बोलते हैं संघनन। अगर कोई भी पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है तो उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे बादलों का बढ़ना कौन सी अभिक्रिया रहेगी? संघनन की अभिक्रिया रहेगी। संघनन की क्रिया होती है। वो गैस
ठंडा होकर यानी संघनन हुआ और किस अवस्था में बदल जाता है, वो द्रव अवस्था में बदल जाता। ये जो द्रव है, इस द्रव को आपने वापस ठंडा किया। हमारे पास पानी है और पानी को हमने फ्रिज में रख दिया, यानी ठंडा हो गया। ठंडा होने से वो क्या आएगा, जमना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं ठंडा करने से जमाव या जमना। और अगर कोई द्रव पदार्थ ठंडा होकर जमकर क्या बन गया, ठोस, तो आप ऐसा कह सकते हैं ठोस को गर्म किया द्रव बना, द्रव को फिर गर्म किया गैस बना, गैस को फिर ठंडा किया द्रव बना, द्रव को फिर ठंडा किया ठोस बन गया। जो मूल स्थिति में वापस आ जाता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की अवस्था में बदलाव, वापिस गैस, द्रव, ठोस, मूल स्थिति में लेके आ गया, यानी अस्थायी परिवर्तन हमने यहाँ कर दिया। तो मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण लेता हूँ जल के बारे में। जल के बारे में तो देखो, जल का अणुसूत्र H2O, बर्फ का अणुसूत्र H2O, भाप का अणुसूत्र H2O। किस में बदलाव नहीं हुआ, रासायनिक सूत्रों में, रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जल, बर्फ, भाप क्या है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं। इसके साथ साथ जल, बर्फ और भाप रंग में बदलाव, इसके साथ साथ आपके इनमें घनत्व में परिवर्तन हो गया, इनके तापमान में बदलाव हो गया। क्योंकि जो तापमान है, भाप की बात करूं तो भाप का तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ का कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो तापमान बदल गया, रंग बदल गया, अवस्था बदल गई और आयतन बदल गया। लेकिन क्या नहीं बदला, रासायनिक गुण नहीं बदले। ये रासायनिक गुणों का नहीं बदलना, केवल भौतिक गुणों का बदलना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, आपके पास ठोस पदार्थ है, आपने उसको गर्म किया, ठोस पदार्थ गर्म होने से द्रव नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। उसको कहते हैं उदैर्ध्वपातन। क्या कहते हैं उसको, उदैर्ध्वपातन। तो उदैर्ध्वपातन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, यहां तक आपका क्लियर है, ठोस, द्रव, गैस में कोई दिक्कत नहीं है, पदार्थ की अवस्था में बदलाव हुआ। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि ठोस से सीधे किस अवस्था में आ गए, वो गैस अवस्था में आ गए। उस प्रक्रिया को, उस अभिक्रिया को बोला जाता है उदैर्ध्वपातन। तो देखो, उदैर्ध्वपातन की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ। उदैर्ध्वपातन, अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा ही गैस अवस्था में आ जाता है या गैस अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाता है, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदैर्ध्वपातन। उदाहरण के तौर पे हमारे पास मान लो नौसादर है। क्या है, नौसादर। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl होता है। नौसादर ठोस अवस्था में, उस नौसादर को आपने गर्म किया और गर्म करने से नौसादर किस अवस्था में आ जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अणुसूत्र नहीं बदलेगा, NH4Cl ही रहेगा। इसी प्रकार हमारे पास आयोडीन है, यानी नमक है, NaCl की मैं बात कर रहा हूँ। आयोडीन को अगर हम गर्म करते हैं तो आयोडीन ठोस अवस्था में, गर्म करने से गैस अवस्था, यानी कि क्या बन जाएगा उसका, गैस अवस्था बन जाएगी, द्रव अवस्था नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार कपूर है। क्या है, कपूर। कपूर ठोस अवस्था में होता है, गर्म करने से किस अवस्था में आ जाएगा, आपके ठोस अवस्था से गैस अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार नेप्थलीन है। क्या है, नेप्थलीन। नेप्थलीन किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, गर्म करने से गैस अवस्था में। इसी प्रकार एक नाम सुना होगा आपने, ड्राई आइस। आपके राजस्थान पुलिस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, आपका ड्राई आइस क्या होता है, शुष्क बर्फ क्या होता है। देखो, ड्राई आइस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और CO2 आपको पता गैस है। अगर किसी गैस को, मैं बात कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप माइनस यानी कम टेम्परेचर में लेके आते हो और इसका अगर टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ठोस अवस्था से, गैस अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि शुष्क बर्फ, इसको हिंदी में शुष्क बर्फ बोला जाता है, ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ठोस CO2। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका ड्राई आइस का तापमान कितना होता है, तो ड्राई आइस का तापमान कितना होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उदैर्ध्वपातन का पालन नहीं करता। तो आपको पता होना चाहिए कि उदैर्ध्वपातन में कौन कौन आते हैं, नौसादर आते हैं, NH4Cl आता है, इसके साथ साथ आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, ड्राई आइस हो गया,
नेपथलीन हो गया, ये सभी आपके उदरपातन के उदाहरण होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है। आपने फिजिकल चेंज लिखा, इसकी मेन परिभाषा क्या होती है, इसके उदाहरण क्या होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं, उसकी चर्चा आपके साथ मैं कर रहा हूँ। चलो भौतिक परिवर्तन की मैं बात करूं, सबसे पहले परिभाषा। अभी आपने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उदाहरणों से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखो, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन परिभाषा क्या होती है उसकी मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। पदार्थ में ऐसा लिखते तो ठीक है, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिससे पदार्थ की भौतिक संरचना में परिवर्तन आता है, भौतिक संरचना में परिवर्तन आता है, संरचना में परिवर्तन आता है, जबकि रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक संरचना कह दो या गुण कह दो में परिवर्तन आता है, लेकिन रासायनिक संरचना, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। क्या कहलाता आपका? भौतिक परिवर्तन। अब मैं बात कर रहा हूँ भौतिक परिवर्तन के कुछ गुण होते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नया उत्पाद नहीं बनता। परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इनकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। बात करेंगे कि भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं, तो गुणों की चर्चा मैं आपके साथ कर लेता हूँ। तो देखो, भौतिक परिवर्तन सबसे पहली बात होती है कि परिवर्तन आपका अस्थायी परिवर्तन है, यानी मूल स्थिति में जा सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के गुण, भौतिक परिवर्तन के गुणों की मैं चर्चा यहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है अस्थायी परिवर्तन है। यह अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। अब अस्थायी परिवर्तन कैसे हुआ? ऐसे हुआ, हमारे पास बर्फ था, बर्फ को गर्म किया, जल बना। उस जल को वापस बर्फ बना सकते हैं, या ठोस अवस्था में बर्फ था, गर्म किया, द्रव अवस्था का जल बना, जल को गर्म किया, भाप बनी, भाप को वापस ठंडा किया, जल बना, जल को फिर ठंडा किया, बर्फ बने। मूल स्थिति में आ सकता है। परिवर्तन फिक्स नहीं होता, अस्थायी बदलाव होता है। दूसरी बात, इसमें केवल भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था, आयतन, तापमान आदि में बदलाव होता है, आदि में बदलाव होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि रंग, मैं बात करूं पानी की, तो पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन बर्फ बनने पे वो पानी कैसा दिखाई देता? आपको सफ़ेद रंग का दिखाई देता। गैस बनेगी तो रंग नहीं दिखाई देगा, लेकिन बदलाव तो हुआ ना। रंग से रंगहीन, रंगीन से रंगहीन क्या बना? चेंज हो गया रंग में। अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में बदलाव हो रहा है। आयतन की बात करा तो जल का आयतन, बर्फ का आयतन और गैस का आयतन में बदलाव होता है। तापमान की बात करूं तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री होता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जल का हिमांक बिंदु
0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आदि में बदलाव होता है। अगले मैं बात कर रहा हूं, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसका अर्थ यह हुआ, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? रिवर्स जा सकती, ऐसी रिएक्शन जो रिवर्स होती है। रिवर्स का भी मैंने आपको बताया, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव, द्रव से वापस ठोस, द्रव से गैस, गैस से वापस द्रव, रिवर्स हो सकती है। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अगला आता, इसमें नया उत्पाद नहीं बनता, नया उत्पाद नहीं बनता, नया चीज नहीं आएगी। जैसे दूध से दही बन गया, तो दूध से दही तो नई चीज है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आपका क्या है? जैसे चुंबक है, आपके पास लोहा है, लोहे से चुंबक बढ़ा दी, अब चुंबक से वापस लोहा बन सकता ना? बन सकता। ऐसे ही मिश्र धातुओं का बनना, किसी वस्तु को छानना, निथारना, आसवन होना, ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके भौतिक परिवर्तन के गुण। अब मैं बात करूंगा उदाहरणों की, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से उदाहरण है। बात करें उदाहरणों की, तो देखो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में समझा रहा था। सबसे पहले निथारना। अब आपने देखा होगा, जो हमारे जो घी होता है, उस घी को हम गर्म करते हैं, निथारते हैं, तो नई चीज़ थोड़ी आ रही है, घी तो घी रहेगा ना, नया प्रोडक्ट थोड़ी आया। अवस्था बदल सकती है, रंग बदल सकता है, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? उसकी स्ट्रक्चर नहीं बदलेगी। दूसरी बात, छानना। अब पानी को छानो, दूध को छानो, घी को छानो, किस तेल को छानो, क्या फर्क पड़ता है? छानने में कोई इसके रासायनिक परिवर्तन थोड़ी हुआ है, केवल उसकी अवस्था में बदलाव आ सकता है, उसका रंग बदल सकता है, उसमें शुद्धता आ सकती है, लेकिन नई चीज़ नहीं आई। इसी प्रकार आपका आसवन, शराब का बनना आसवन विधि है, नई प्रोडक्ट नहीं आएगा इसमें। इसके साथ साथ मैं बात करूं उदैर्ध्वपातन। अभी आपको मैंने समझाया था उदैर्ध्वपातन क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मिश्र धातुओं का बनना, मिश्र धातुओं का बनना, तो मिश्र धातुओं का बनना भी कौन सा है? आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके साथ साथ संघनन, बादलों का बनना कौन सा है? संघनन है, ठीक है। और जान ले, सोने का पिघलना, सोने का पिघलना। अब सोना पिघल के क्या बना सकते हो? अरे सोना पिघल के सोना रहेगा, नई चीज़ थोड़ी आएगी, एयू गोल्ड ही रहेगा, नया प्रोडक्ट तो आया नहीं। हो सकता है गर्म करने से उसका रंग में बदलाव आ सकता है, वो उसका आप पहले से मान लो कोई अंगूठी बनी, उसको आप तार बना सकते हो या दूसरा स्ट्रक्चर ला सकते हो, लेकिन फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज नहीं होगा। उसके साथ साथ लोहे से चुंबक बनना, लोहे से चुंबक बनना। अब लोहे से चुंबक बन गई, अब आप उसको वापस उसी स्थिति में ला सकते हो, लेकिन लोहे पे जंग लग गया तो नहीं ला सकते हो, तो ये केमिकल चेंज हो गया फिर, ठीक है ना। इसी प्रकार मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना नहीं होगा, मैं सिर्फ मोम का पिघलना बोल रहा हूं, मोम का पिघलना। इसी प्रकार नमक व चीनी का पानी में घुलना, पानी में घुलना। इसी प्रकार आपके कांच, कांच, रबड़, कागज आदि को काटना, आदि को काटना। आगे बादलों का बनना, बादलों का बनना। स्प्रिंग या रबड़ को खींचना, स्प्रिंग या रबड़ को खींचना, ठीक है। ये सभी आपके उदाहरण किसके होते हैं? आपके भौतिक परिवर्तन के। कौन कौन से उदाहरण हैं? निथारना, छानना, आश्वासन, उदैर्ध्वपातन, मिश्र धातुओं का बनना, संघनन,
सोने का पिघलना, लोहे पर चुंबक, लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना, मोमबत्ती का पिघलना, नमक या चीनी का पानी में घुलना, कांच, रबड़, कागज आदि को काटना, बादलों का बनना, स्प्रिंग या रबड़ को खींचना, बल्ब का जलना। अब बल्ब का जलना क्या है? आपका ऊष्मा परिवर्तन ही तो है। रासायनिक जो ऊर्जा होती है, आप ऐसा कर सकते हो, विद्युत ऊर्जा होती है, उसको प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में तो बदल रहा है, मूल स्थिति में तो जा ही रहा ना, ये नई चीज नहीं आई। तो ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएगा, लेकिन केवल मोम का पिघलना होगा तो आपका भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, ये आपका भौतिक परिवर्तन कंप्लीट है। जस्ट आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। आगे मैं बात कर रहा हूँ आपके केमिकल चेंज की। भौतिक परिवर्तन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, भौतिक परिवर्तन आपने बहुत अच्छे से समझा, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में बदलाव हो सकता है। देखो कई बार क्या होता है, रासायनिक गुण के साथ साथ भौतिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भौतिक गुण के अंदर रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंस है इसमें। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले लेता हूं खाने का नमक, जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaCO3। इसमें आपने मिला दिया HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब देखो ये रिएक्शन होती है, अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने से यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोराइड, तो शब्द बन गया आपका NaCl। इसको खाने का नमक बोलते हैं या इसको टेबल साल्ट बोलते हैं या साधारण नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसके साथ यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा, तो क्या बन गया आपके CO2। इसके साथ साथ किसका निर्माण होगा? जल का। ये बातें आई कहाँ से, समझना। सबसे पहले मैंने यहाँ से आपका सोडियम लिया और यहाँ से क्लोराइड लिया, तो NaCl बन गया। अब देखो कार्बन का एक अणु है, ऑक्सीजन का 3 अणु है। यहाँ ऑक्सीजन का 3 अणु में से ऑक्सीजन के 2 अणु साथ जोड़ेंगे कार्बन के साथ तो बनेगा CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है और रिएक्शन होने से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त हो जाती है। इसके साथ साथ हमने ऑक्सीजन का एक अणु यहाँ छोड़ा था, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु ये है, तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए? 2। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 1। तो शब्द क्या बन गया? H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? जल। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ में, पदार्थ का मतलब यहाँ पे सोडियम जो आपके बेकिंग सोडा है यानी खाने का नमक है, खाने का जो सोडा होता है ना, खाने का सोडा, इसमें आपने HCl मिलाया। HCl बनाने से NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में मुक्त हो गई और क्या बन गया? H2O बढ़ गया। ये जल है। अब किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से अगर आप सोडियम क्लोराइड के अंदर, खाने के नमक के अंदर अगर आप HCl मिला देते हो तो ये प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिवर्तन कैसा है? स्थायी परिवर्तन है। ये जो अभिक्रिया हुई वो अभिक्रिया कौन सी है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। रासायनिक सूत्र पूरी तरह बदलाव हो गया, इसी को हम कहते हैं आपका रासायनिक परिवर्तन। एक उदाहरण मैं और देता हूँ, कास्टिक सोडे का। किसका सूत्र है? कास्टिक सोडे का। अब जो कास्टिक सोडा है इसमें आपने मिलाया HCl। क्या मिलाया? HCl। तो यहां से सोडियम, यहां से क्लोराइड, तो क्या बन गया? क्या बन गया? NaCl। यहां से हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के कितने अणु? 2। शब्द क्या बन गया? H2O। आप देखो इस कास्टिक सोडे में HCl मिलाया, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। अगर आप सोडियम क्लोराइड में वापस मिलाओगे HCl तो आपका कास्टिक सोडा नहीं बन सकता, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस प्राप्त नहीं हो सकता। इसी को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखो रासायनिक परिवर्तन है क्या, उसकी परिभाषा आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा के बारे में। तो देखो परिभाषा क्या होती है इसकी? परिभाषा पदार्थों में
वह परिवर्तन जिससे पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव होता है। रासायनिक गुणों में, तो रासायनिक गुण होंगे तो साथ में क्या हो जाएगा, रासायनिक संरचना भी होती है। तो रासायनिक गुण व संरचना में परिवर्तन होता है। संरचना में परिवर्तन होता है, आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अब मैं बात करूंगा रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से गुण रासायनिक परिवर्तन में काम करते हैं, गुणों की चर्चा करो। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिससे पदार्थों के रासायनिक गुण व संरचना में बदलाव हो जाता है। किस में बदलाव हो सकता है, रासायनिक गुण और रासायनिक संरचना में बदलाव हो सकता है। क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अब मैं उदाहरणों की चर्चा करने के पहले आपको कुछ गुण बता देता हूं, इसके क्या गुण धर्म होते हैं, वो गुणों को आपको याद रखना है। अब मैं बात कर रहा हूं गुणों के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन के गुण, पहला यह है स्थायी परिवर्तन है। यह है स्थायी परिवर्तन होता है। अब आपके सामने लकड़ी है, लकड़ी को जला दिया, लकड़ी को जलाने से लकड़ी राख बन जाते। उस लकड़ी से बनी राख से राख को लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते। आपके पास अगरबत्ती है, अगरबत्ती को जला दिया, खत्म हो गई। उसके बाद में खाना है, खाना खा लिया, पाचन हो गया। इसके साथ फटाके जला दिए, नष्ट हो गए। हमारे पास दूध है, दूध से दही बन गया, दही से छाछ बना सकते हो। लेकिन आप उस दही से दूध नहीं बना सकते, उस छाछ से दही नहीं बना सकते। ये परिवर्तन आपका कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो परिवर्तन कैसा, स्थायी। दूसरी बात, इसमें अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अगली मैं बात करूं, इसमें रासायनिक गुण व रासायनिक संरचना में बदलाव होता है। संरचना में बदलाव होता है। और अंतिम इसका गुण होता है, इसमें नया उत्पाद बनता है। कैसा बनता है, नया प्रोडक्ट। दूध से दही, नई प्रोडक्ट हो गया आपका। लकड़ी से क्या बना सकते हो, कोयला बना सकते हो। इसके साथ भोजन का पाचन हो गया, तो ये आपका नया प्रोडक्ट है, पहले इसकी तुलना में अलग है, ठीक है ना। ये आपके इस परिवर्तन के, भौतिक परिवर्तन के बाद में रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के कुछ नियम है। पहला, ये कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन। दूसरा, कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। किसमें बदलाव होता है, रासायनिक गुण व संरचना में बदलाव होता है। इसके साथ साथ इसमें नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपके रासायनिक गुणों के कुछ उदाहरणों के बारे में, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के हम उदाहरण ले रहे हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, किण्वन। अब आप जानते हो किण्वन क्या होता है, वस्तुओं को सड़ाने की अभिक्रिया। वस्तुओं को सड़ाना किण्वन कहलाता है। जैसे चॉकलेट का बनना, ठीक है, या कई ऐसे प्रोडक्ट है, चॉकलेट है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जो किण्वन की अभिक्रिया से बनते हैं। दूसरी बात, दहन होना। अब दहन से क्या होता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके साथ साथ अगला क्या आता है, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन, साथ ही अक्षेपण। ये आप बातें ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार बड़ा उदाहरण नहीं दे के शॉर्ट में दे देता है कि निम्नलिखित में से
कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों में नहीं आता है? ऑप्शन हो सकता है किण्वन हो, दहन हो, ऑक्सीकरण हो, अपचयन हो, अवक्षेपण हो, या कुछ अन्य उदाहरण। ठीक है ना, ये उदाहरण आपको 4 बातें बहुत ज़्यादा याद रखनी है। इसके अलावा दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनता है तो रासायनिक स्ट्रक्चर बदल जाती है। इसके साथ साथ लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब देखो लोहे पर जंग कैसे लगता है या क्यों लगता है समझना। लोहा Fe+2 होता है। लोहा क्या होता है? Fe+2 जिसको कहते हैं। लोहा जब पानी के संपर्क में और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने से वो लोहा होता है वो कटना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ कार्बन, धूल के कारण, अन्य कार्बन के कारण जुड़ने से उसका भार बढ़ता है। ठीक है, तो जंग लगने पर हमेशा वस्तु का भार बढ़ता है। याद रखना, जंग लगने पर वस्तु का भार हमेशा बढ़ता है और जंग लगने पर उस लोहे का भार कम होगा। लोहा क्या होगा? नष्ट होगा। ठीक है, और भार क्या होगा? बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती जल के क्या हो जाती है? नष्ट, तो दहन हो गया। इसके साथ साथ मेहंदी का सूखना, पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था आपके कि मेहंदी का सूखना कौन सा परिवर्तन है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और आपको पता है मेहंदी सूखने के बाद में पहले किस अवस्था में थी, फिर किस अवस्था में आ जाती है? स्ट्रक्चर चेंज हो गई ना रासायनिक गुणों में। तो मेहंदी का सूखना, साथ ही फलों का पकना। अब देखो कैरी होती है और कैरी से आम बनता है, दोनों में बदलाव है, दोनों में फर्क होता है। नाम का फर्क हो जाता है, रासायनिक नाम बदल जाएगा, स्वाद बदल जाएगा, स्ट्रक्चर आपका जो रंग बदल जाएगा, सभी में बदलाव आ जाता है। इसके साथ साथ पकाने पर सब्जियों का मुलायम होना। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि सब्जियों को जब पकाते हैं तो वो मुलायम हो जाती है, तो ये मुलायम किस वजह से होती है? रासायनिक परिवर्तन की वजह से होती है। इसके साथ साथ भोजन का पाचन होना। आपको पता है भोजन जब हम खाते हैं, जो हम खाते हैं उसको ग्रास बोलते हैं, यानी कि हम ग्रास के रूप में भोजन को खाते हैं। ग्रास को मुंह में रखते हैं तो वो बोलस कहलाएगा। बोलस फिर ग्रास नली के माध्यम से आमाशय तक जाएगा, तो ग्रास नली के तक वो भोजन क्या कहलाएगा? अलग अलग नामों में बदल जाएगा, क्योंकि वो भोजन था वो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जाएगा। छोटी आंत में उसका पूर्णतः पाचन हो जाता है, आमाशय में रहेगा। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें मेरे को अच्छे से समझा दूंगा कहाँ कहाँ भोजन जाता है, कितने समय तक रुकता है, उसका नाम क्या रहता है, भोजन का पाचन में कौन कौन से रासायनिक जो अमल काम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आगे मैं चर्चा करूँगा इसके बारे में। तो भोजन का पाचन होना, साथ ही यौगिकों का बनना, यौगिकों का बनना और कागज, लकड़ी व कोयले का जलना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। देखो कौन कौन से। सबसे पहले किण्वन, दहन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अवक्षेपण, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, मेहंदी का सूखना, फलों का पकना, पकाने पर सब्जियों का मुलायम होना, भोजन का पाचन, यौगिकों का निर्माण, यौगिक कोई भी हो सकते हैं, जैसे तत्व है, तत्व आपस में मिलेंगे यौगिक बनेंगे, कागज व लकड़ी के कोयले का जलना। इसके साथ साथ फटाके का जलना, फटाके का जलना, फटाके का जलना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अंतिम में बात करूंगा मोमबत्ती के बारे में, उसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, तो ध्यान रखना। एक ही शब्द है मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती जलती है
तो मोम तो पिघलती है और उसमें जो बत्ती होती है वो जलती है, इसलिए मोमबत्ती क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक साथ होता है। ये आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन था जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आपसे अनुरोध है कि आपने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वाईफाई समर्पण पे इसी प्रकार के वीडियो लगातार आते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको तुरंत समय पे आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।